नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि जो कॉकरोच मूवमेंट है उसको सपोर्ट करता हुआ पाकिस्तान दिखा। जहां पर खुद के कंट्री में वहां पर दो डबल वाला काम चल रहा है, 2 Ws। डब्ल्यू का मतलब है लोग वहां पर वीट मांग रहे हैं, और इनका आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है वो पहुंच गया है तुर्की में वेपन्स खरीदने के लिए। एक डब्ल्यू है लोग और दूसरा डब्ल्यू है तुर्की में। ये दो ऑपोजिट्स हो कैसे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे वीट खरीदने के नहीं है, वेपन खरीदने के कहाँ से आ गए, और तुर्की में वहाँ पर वो हथियार खरीदने के लिए वहाँ पे पहुँच गया। ये कैसे हो सकता है? कॉकरोच वालों को भी सपोर्ट दिया जा रहा है, वेपन्स खरीदे जा रहे हैं, और पैसे इनके पास है नहीं। इसके ऊपर डिटेल में बात करने के लिए और कई और मुद्दे हैं पाकिस्तान को लेकर कि मोदी जी क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान भारत के अंदर और क्या करवाएगा, ये सारे मुद्दे आज डिटेल में बात करेंगे। हमारे एक्स DGP SP वैद जी हमारे साथ हैं, बहुत देर के बाद इन्होंने टाइम दिया है आज। तो सर जय हिंद। सबसे पहले तो जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल आपको और आपके दर्शकों को। सुमित जी, थैंक यू सर। सर पाकिस्तान, आसिम मुनीर, हाउ डू यू सी दिस मूव? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान, आप जानते हैं उसके बहुत सारे बाप हैं, अमेरिका है, चाइना है, तुर्की है, और वैसे भी जब से वो भारत से इलादा हुए 47 में, तो अब उनको भारत से नफरत है, सनातन धर्म से नफरत है, उससे तो एसोसिएट करते नहीं। तो कभी अरबों को अपना बाप बोलते हैं, कभी ईरान को अपना बाप बोलते हैं, और तुर्की उनका फेवरेट तो बाप है ही है। तो अगर आप देखें ये अपना आपने देखा किस तरह से अफगानी मिनिस्टर आया था इन भारत में, उसने कहा हमारा DNA तो भारत का है। आपने देखा किस तरह से इंडोनेशिया का राष्ट्रपति ने, जब प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, मोदी जी, तो बड़ी सभा में कहा कि मेरा DNA, और वो जब यहाँ भी आए थे तब भी उसने कहा मैंने टेस्ट करवाया, मेरा DNA भारत का है। तो सबका DNA भारत का है, सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है। अगर आप उनसे पूछे थे, वो हमेशा अपने आप को अरबी बोलेंगे, क्योंकि उनको सनातन से नफरत है और भारत से नफरत है। तो अब ये जो तुर्की है, वहां इसी महीने की पहले शुरुआत में तो इनके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब गए थे वहां, शहबाज शरीफ, और अब आसिम मुनीर गया है। तो वहां एक्चुअली इनको देखो अंदर से डर तो है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो किसी वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर दोबारा आप अगर एक्टिवेट हो गया, ऑलरेडी इट इज इन ऑपरेशन, बट जैसे आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है कि हमने बंद नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर, तो वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। क्योंकि जिस तरह के इनके हालात हैं, तो एजेंसीज का ये अप्रीहेंशन है कि ये वर्चुअली टूटने की कगार में आया हुआ है। तो इनको जब भी ऐसी स्थिति बनती है, तो ये अपने जो लोग इनके खिलाफ उठ रहे हैं, चाहे POJK हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलोचिस्तान हो, तो ये लोगों की ध्यान बटाने के लिए कभी भी कोई खुरापात बॉर्डर पे भारत के साथ कर सकते हैं। उधर से इनको अफगानी तो ठोक ही रहे हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति होगी, तो इनको मालूम है कि इस बार भारत छोड़ने वाला नहीं है, ट्रंप के जितने मर्जी पैर पकड़ ले। तो इसलिए अपने आप को, पिछली बार भी ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने टर्की के जो है वो ड्रोन इस्तेमाल किए थे, तो वही कोशिश कर रहे हैं कि वहां से कुछ मिल जाए इनको, चंदा। इनके पास पैसे तो है नहीं, आपने सही कहा, आटे के लिए तो पैसे नहीं है। अब POJK में क्या मसला है? POJK में लोग डिमांड कर रहे हैं, यार आपको बेसिक नेसेसिटी जो खाना पीना है वो तो दो सस्ते रेट पे, जो बिजली आप यहाँ पैदा करते हो आप पंजाब में ले जाते हो, हमको तो दो। तो इन्होंने बलोचिस्तान की जो हालत है, आपने कुछ दिन पहले सुना ही होगा, बलोचीज ने तो डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपना पासपोर्ट, अपनी करेंसी, अपना फ्लैग, अपना राष्ट्रीय गान सब उन्होंने इशू कर दिया। और वो जो उन्होंने कहा कि 85% एरिया जो है वो हमने इनसे पाकिस्तान फौज से वापस ले लिया है, तो इनके कब्जे में नहीं है। तो इस तरह का ये जो स्थिति इनकी वहां बनी है बलोचिस्तान में। आज KPK में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। KPK में आप देखिए जिस तरह से TTP इनको ठोक रहा है। आप अगर जो इनका लेटर है वहां का खैबर पख्तूनख्वा का, वो ओपनली बोलता है कि पाकिस्तान फौज का कंट्रोल ही नहीं है, दे हैव लॉस्ट। वो पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बोलता है, खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है, इनका जो अफगानी है उनका लीडर है, वो ओपनली कहता है इनकी असेंबली में, मेंबर पार्लियामेंट, की दे हैव लॉस्ट कंट्रोल। इनका वहां बिल्कुल रेट नहीं चलती है, चाहे वो KPK हो या बलूचिस्तान हो। तो उसने कहा कि बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल गया।
तो ये स्थिति है। इस तरह से जो पीओजेके है वहां इन्होंने वही हालत जो इन्होंने गलतियां बलोचिस्तान और केपीके में की वही ये पीओजेके में कर रहे हैं। ये सोचता आसिम मुनीर सोचता है कि फोर्स इस्तेमाल करके आप लोगों को दबा लोगे। इन्होंने सैकड़ों लोग मार दिए, सैकड़ों को अरेस्ट किया, लोगों को जबरदस्ती रात को रेड मार के डिसअपियर करते हैं, गायब कर देते हैं, उनकी लाश तक देते नहीं है, और लोग लेडीज को बेहुरमती करते हैं, पैसे लूटते हैं। तो उनका खाना और इन्होंने मेडिसिन बंद कर दी कि पीओजेके में कुछ नहीं जाएगा। तो इस तरह की स्थिति वहां बनी है। ओपनली जो इनका कश्मीर का नैरेटिव था, आप देखा होगा सुमीर जी, जो इनका नैरेटिव था वो पीओजे की आजाद कश्मीर, वहां के लोगों ने ही इनका नैरेटिव खत्म कर दिया कि ये कोई आजाद कश्मीर नहीं है, हमको इन्होंने इलीगली कब्जा किया हुआ। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी मार इनके कश्मीर मुद्दे पर इनके अपने लोगों ने जो पीओजेके है उन्होंने कर दी, और उन्होंने बड़ी सभा में अनाउंस किया कि हमें इन्होंने जबरदस्ती ये कब्जा किया और हमें ये हथियार देते थे, हमसे ये भारत पे हमला करवाते थे, टेररिस्ट बना के हमको बेचते थे, और ये अब हमको ये कहते हैं टेररिस्ट। उनकी जो थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जिन्होंने एक तंजीम बनाई थी उसको डिक्लेयर कर दिया इन्होंने टेररिस्ट। वो आप बताइए, जो असली टेररिस्ट है साले हाफिज सैयद और क्या नाम है मौलाना अजहर मसूद, उनको तो जवाई बनाकर बैठाया हुआ है, और इनको जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीओजेके की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट। तो इस तरह की जातियां अगर आप करोगे, मुझे लगता है इन्होंने अपने पास से सीखा नहीं है। जो गलतियां इन्होंने बांग्लादेश में 71 में ईस्ट पाकिस्तान में की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बांग्लादेश बना, वही गलतियां इन्होंने बलोचिस्तान में की, वही केपीके में की, और आज वही चीजें ये पीओजेके में करें। तो ये समय की बात है, कब ये होगा मुझे नहीं मालूम, बट जिस तरह के हालात इनके अंदरूनी बने हुए हैं, पाकिस्तान फौज ज्यादा देर इस तरह इनको कंट्रोल करके नहीं रख पाएगी। मुझे लगता है इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, इसके 4-5 हिस्से हो जाने हैं। अब वो कब होता है वो ईश्वर जानता है, क्योंकि जब इनकी रेट ही नहीं वहां चलती, इनके थाने ही नहीं है। जितने अफगानिस्तान के साथ एरिया लगता है वहां कोई थाना काम नहीं करता है, बलोचिस्तान में कोई थाना काम नहीं करता है। वहां उन्होंने खुद डिक्लेयर किया बीएलए ने कि 85% एरिया हमने इनसे ले लिया है, और कोई हाईवे इनके कंट्रोल में नहीं है। इनकी हालत यह है, कहीं आप इनकी ट्रेन गायब हो जाए और बंदे 100-150-200 बंदा इनका जो है वो मार दिया गया। तो इस तरह की हालात हैं, तो कैसे कब तक ये होल्ड करके रखेंगे। और जहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बच्चियां आ गई, यहाँ लेडीज आ गई बाहर। अब सेम देखिए बलोचिस्तान में, देखिए पीओजेके में, जहां लेडीज और बच्चियां बाहर आ गई, वो आप वहां क्या कर लोगे आप, कैन यू अब। लेकिन इन्होंने देखो जो मेहरांग बलोच है जो उनकी लीड कर रही है बलोचिस्तान में, उस लेडी को इन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया। इनफैक्ट उसमें यूएनएचआरसी ने उसमें इनको कंडेम किया है कि आप इस लेडी ने सिर्फ ये डिमांड किया धरना देके कि आप हमारे जो भाई पतियों को आपने गायब किया है, आप उनका हमें बताइए वो है कहाँ, वो उनकी लाशें कहाँ दफनाई आपने, तो वो ये बता नहीं पा रहे। तो ये इनकी हालत है। ऐसे में ये उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, तो जिसको 2 बार यूएन में नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया हुआ। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान फौज की हालत बहुत खराब है वहां बलूचिस्तान में। तो हाँ, मैं मानता हूं इनके कुछ अभी वहां कोर हेडक्वार्टर है, कुछ और दफ्तर हैं, लेकिन वो ये अपनी सप्लाईज तक वहां नहीं पहुंचा पा रहे। हाईवे तो ऑपरेट नहीं कर सकते, ट्रेन में खतरा है, ऑलरेडी हाईजैक हुई है ट्रेन, तो ये बाई हेलीकॉप्टर कितनी देर इसको वो करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो ये इनकी स्थिति है, चाहे वो तीनों प्रोविंस की हालत में जो बता रहा हूं। अब ये जाके टर्की में भीख मांग रहे हैं, जो इन्होंने सऊदी अरबिया से मांगी है। अब अमेरिका को कह रहे हैं हमको 20 बिलियन दे दीजिए, क्योंकि हमने आपका 10 बिलियन हमने आपका पीस पैक्ट करवाया। तो ये हालत है। भिखारी, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे उसका प्राइम मिनिस्टर हो शहबाज शरीफ हो, चाहे आम आदमी हो, वो भी आप देखिए गल्फ में जिस कंट्री में जाइए भिखारी ही नहीं के, इन्होंने भिखारी ही पैदा की और टेररिस्ट पैदा की। भारत की तरह साइंटिस्ट और इंजीनियर्स तो पैदा किए नहीं कि जो सीईओज बन जाएंगे यूएसए में हर एक मल्टीनेशनल के। तो ये पाकिस्तान की स्थिति है जी। सर वैसे मैं आपसे एक चीज़ में मैं एग्री नहीं करता हूँ कि इन्होंने सीईओज को क्रिएट नहीं किया। देखिए जैसे जैश-ए मोहम्मद है, उसका सीईओ इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कंपनीज नहीं खोली और उसके सीईओज को इन्होंने क्रिएट नहीं किया। लेकिन सर आपने बोला अभी कि जो लगता है कि जो वहाँ पर आसिम मुनीर या अभी ये जो शहबाज शरीफ भी वहाँ पर तुर्की में जाकर आए हैं,
ऐसा लगता है कि डेस्परेट एक पीआर का स्मोक स्क्रीन है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ को खरीदने गए हैं उसके लिए पैसे नहीं है और पैसे अभी आए नहीं, जो भीख मांग रहे हैं 10 बिलियन की अमेरिका से और ये हथियार खरीदने चले गए। लेकिन मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान है वो अपने सिटीजन्स को वो ब्लीड करता जा रहा है। हमें दिखता है एक टिकिंग बॉम्ब है कि जहाँ पर वीट के भी पैसे ना हो आप हथियार खरीद रहे हैं। लेकिन जो ये फाइनेंशियल हिपोक्रेसी है, ये जो इरिवर्सिबल सोशल कोलैप्स है जो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं, सुनते आ रहे हैं कई सालों से, जब से मोदी जी आए हैं कि पाकिस्तान अब गया तो कब गया। सर, आपको लगता है कि ये टिकिंग पॉइंट की तरफ पहुंच गया है कि अभी देर है? देखो, दिल्ली दूर है तो क्या कराची भी दूर है अभी? देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली दूर है, ये आज कोलैप्स हो जाए। इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो चाइना इसको जो हथियार देता है वो सस्ते लोन पे देता है, ठीक है, और 50-60 बिलियन का इनका कर्जा बना हुआ है, ठीक है, और यूएस बीच में इनकी मदद करता है। आपने देखा जिस तरह आईएमएफ की लोन 26वां या 27वां इनको पैकेज मिला है, तो ये अमेरिका की मदद से इनको जो ग्रे लिस्ट में से निकाला, वो किसने निकाला? अमेरिका, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़ रहे हैं। वहां देखा कैसे ये जाता है। अब मैं आई एम सॉरी, लेकिन मैं अमेरिका की भी यहाँ थोड़ा पोल खोलूं, मतलब इतनी गिरावट मैंने जिंदगी में किसी सुपर पावर की नहीं देखी। ये शर्म है, मतलब अमेरिकन को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा प्रेसिडेंट चुना जो आसिम मुनीर जैसे टेररिस्ट को, जो कहता है कि अगर हमें कुछ हुआ तो मैं आधा दुनिया अपने न्यूक्लियर बम से ले जाऊंगा। ऐसे बंदे को व्हाइट हाउस में बुलाता है, लंच करवाता है, और ये वहां अपने वो प्रेशियस मेटल दिखाता है जो इसने बलूचिस्तान से चोरी की है। तो ये वहां उसको डील करवाता है कि उसको क्रिप्टो का लालच दिया, उसके बेटों का एग्रीमेंट करवाया। तो अमेरिका की दुर्दशा देखो कि वो इसके पांव पकड़ता है, इसको फोन करता है, जो पाकिस्तान टोटली पराया था दुनिया में, मतलब जिससे कोई बात करके राजी नहीं था। लोग सोचते थे साला बात करेगा तो भीख मांगेगा। तो इनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है, आपने सुना ही होगा शहबाज शरीफ को, कि मैं जहां जाता हूं लोग सोचते हैं आ गया भीख मांगने। तो जिसकी ये स्थिति थी कि यूएसए ने तो 9/11 के बाद तो कोई प्रेसिडेंट इनके यहाँ विजिट नहीं किया, वो बात करके राजी नहीं थे, इनको अपॉइंटमेंट नहीं अमेरिका में देते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतना गिर गया है बिकॉज ईरान में उसको जो हालत खराब है, अब वो ईरान से अब किसी तरीके से निकलना चाहता है, वो इसको फोन करता है। तो इससे बदतर मैंने किसी सुपर पावर की हालत नहीं देखी। तो ये जो अमेरिका बेल आउट करता है इसको आईएमएफ से, और दूसरी कभी पैकेज देता है 250 मिलियन F-16 के रिपेयर के लिए, और किसी ना किसी बहाने से देता है। तो अगर ये बेल आउट्स ना हो तो ये कल गिर जाए, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं। और जिस दिन इसको पाकिस्तान को होल्ड किया है, ये भी सच्चाई है पाकिस्तान फौज की वजह से। जिस दिन आपने सुना होगा कश्मीर की पीओजेके की जो एजिटेशन में एक स्पीकर बोल रहा था कि 150 पीओजेके के फौजियों ने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट अप्लाई किया है। तो जिस दिन पीओजेके के सिपाही, जिस दिन बलोचिस, जिस दिन केपी के लोग अगर एन मास रिजाइन कर गए और दरारें पड़ गई फौज में, उस दिन ये टूटने से कोई नहीं रोक सकता। और इनकी हालत इतनी खराब है, आप $60 बिलियन कहां से लाओगे भाई? आप वो कर्जा उतारोगे, एक बेल आउट लेते हो तो पुरानी किस्त देते हो। अच्छा, चाइना भी कब तक सपोर्ट करेगा? चाइना की बहुत, आप तो वही हो, बहुत ज्यादा पहले वाला बूम तो है नहीं इकोनॉमिक। आज के जो दुनिया के हालात हैं, चाइना को भी तो झटका लगा है। इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, वो कब तक इनको पैसे देता रहेगा? वो जो उनका वो जो प्रोजेक्ट था क्या सीपैक की हालत देख लो, क्या वापस आया उनको, या इनको क्या वापस आया? तो वहां की भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन तो है नहीं। तो ये जिस तरह के आने वाले साल मुझे आगे दिख रहा है, जिस तरह की दुनिया पूरी डिस्टर्ब हो रही है, और ये 3-4 वॉर्स चल रही हैं, यूक्रेन, रशिया, और ये अमेरिका, ईरान, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो इस तरह की ये जो सिचुएशन चल रही है, आगे आने वाले 2-3 सालों में मुझे डाउट है कि पाकिस्तान कैन सर्वाइव। आई डोंट नो, ये तो अल्टीमेटली ईश्वर जानता है। लेकिन जिस दिन समझो ये एक ब्रिंक पे खड़ा है, किस वक्त टूट जाएगा। जिस दिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जगह दूसरा बंदा आ गया और उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया, और चाइना फाइनेंशियली डूब गया या हिल गया, तो ये पाकिस्तान टूटने से नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे हम देखते हैं अभी कि एक तरफ तो ये है कि जैसे आपने बोला कि कंट्री के अंदर एक भूचाल आया पड़ा है,
बलूचिस्तान ने अलग अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। पीओजे के लोग बोलते हैं हम पाकिस्तान की एंट्री नहीं चाहते, यहाँ पर पाकिस्तानी गो आउट के नारे लग रहे हैं, भारत के झंडे लहराए जाते हैं और वो बोलते हैं कि भारत की गवर्नमेंट से हम खुद बात कर लेंगे। जब ऐसे फ्रैक्शंस हों, और आपने पहले बोला कि कंट्री के अंदर ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है, तो क्लासिक प्लेबुक हमेशा ही पाकिस्तान का रहा कि वो एक एक्सटर्नल क्राइसिस को वो क्रिएट करते हैं। आपको लगता है कि मुनीर का वहाँ जाकर तुर्की में ये हथियार खरीदना, जबकि पैसे नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के साथ कोई ना कोई ये एक्सटर्नल क्राइसिस को क्रिएट करेंगे? आपको नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए ऐसा है, जिस तरह इन्होंने पहलगाम किया था, मुझे मैं जानता हूं पाकिस्तान को क्योंकि मैंने इनको 35 साल झेला है। ये साले कुछ इन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये इनको जब मौका मिलेगा, आपने देखा कल भी एक इन्होंने अटैक किया है अमरनाथ यात्रा के रूट पे, पहलगाम में हमारा एक हेड कांस्टेबल को मार दिया है, जो JNK पुलिस का था, IR बटालियन का। तो ये जो है, इनको जब भी मौका मिलेगा, इन्होंने कोशिशें की हैं रजौरी पुंछ से 2-3 बार इन्फिल्ट्रेट करने की। जब भी इनको मौका मिलेगा, अगर ये दोबारा कोई ऐसा खुराफात करता है और पहलगाम जैसी कोई हरकत करता है, तो इंडिया तो इस बार छोड़ेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ सारे चपे हुए हैं और आप समझते हैं आप भारतीयों की चपे हुए क्या मतलब होता है। अब की बार जो इन्होंने फॉल्स नैरेटिव चलाया था ना कि हम जीत गए, तो अब की बार आपने सुना होगा आर्मी चीफ का स्टेटमेंट, CDS का स्टेटमेंट, डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, मोदी जी तो कम ही बोलते हैं। तो ये सब जो है, जिस दिन इसने पंगा लिया उस दिन फिर भारत ऑल आउट करेगा, और ऑल आउट का मतलब फिर आप समझे, तो फिर ये इसलिए उसको जरूरी है, कुछ ड्रोन चाहिए, कुछ मिसाइलें चाहिए। कहाँ से लाएगा? कुछ मिसाइलें चाइना से भीख मांगेगा, कुछ तो इनके पास हैं ही, आपने देखी होंगी जिनके सारे जिहादियों पर नाम रखे हुए हैं इन्होंने, और गजनवी, ये सारी मिसाइलें तो आप सामने जानते ही हैं। तो कुछ और भीख मांगेगा किसी सस्ते लोन पर इनसे, चाइना से। और वहां इसलिए मुझे लगता है वहां टर्की में इसलिए किया क्योंकि टर्की को भी ना आजकल बहुत पेट में दर्द हो रही है। आपको पता होगा टर्की ने जो पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो मदद की है, तो मोदी जी ने थोड़ी सी उंगली घुमाई है और उसका जो भी यहाँ बिजनेस था वो सारा ठप हो गया। उसके बेटे और जो भी चलाते थे अर्दगवान के, वो सब कंट्रैक्ट जो एयरलाइंस में कंट्रैक्ट थे खत्म कर दिए। उससे उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। साथ में साइप्रस और 2-3 कंट्री हैं, आर्मेनिया को हमने दिया अपने हथियार, है ना, साइप्रस है, एक और है कंट्री, 3 कंट्री जिनसे टर्की की नहीं बनती है, जो इसके आसपास है, उनको ब्रह्मोस मोदी जी ने देने के लिए वायदा कर दिया है। अब उससे इसको बहुत तकलीफ हो रही है अर्दगवान को कि मेरे नेबरहुड में आ गई। अर्दगवान बचता इसलिए, उसको तो नेतन्याहू ठोक दे, वो बचता इसलिए है कि उसको नेटो की प्रोटेक्शन है, क्योंकि नेटो का मेंबर है। तो नेटो का आप जानते हैं एग्रीमेंट है कि एक पर अटैक में सारा नेटो खड़ा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो उसको प्रोटेक्शन है, नहीं तो नेतन्याहू चपा हुआ है, वही उसको ठोक देगा, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब हमने जो ब्रह्मोस दी हैं इसके नेबरहुड में 3-4 कंट्री में जो इसके आसपास है, साइप्रस और आर्मीनिया और एक और मुझे अब दिमाग में नहीं आ रहा, तो ये इजिप्ट भी था, इजिप्ट को भी हमने ऐड किया है वहां पर। इजिप्ट को किया, लेकिन इजिप्ट नहीं है, मैं जिन 3 की बात कर रहा हूँ, एक और कंट्री अगर नक्शा होगा तो पता चलेगा। एनीवे, इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा। तो उससे इसको बहुत तकलीफ, क्योंकि मैंने इनके स्टेटमेंट देखे उसके बाद, ये जो इनका मीडिया था चिल्ला रहा था, वो देखो इंडिया इज आर्मिंग आवर नेबर्स, जिनसे बनती नहीं है इसकी अर्दगवान की। तो वो जो खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है ना पूरे दुनिया में, दुनिया का खलीफा बनना चाहता है, तो उसको भी है कि पाकिस्तान इस्लामिक भाई करके ना, मुस्लिम भाई, तो वो इसको अपने रखना चाहता है, नेट में थोड़ी बहुत दे देगा। आई डोंट नो हाउ कंफर्टेबल इकोनॉमिकली ही इज, थोड़ा बहुत दे देगा, कुछ ड्रोन लोन पे, सस्ते लोन पे या अच्छी इंस्टॉलमेंट्स पे दे देगा। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री भी इनका गया और आसिम मुनीर भी, फ्रॉड मार्शल भी गया। तो मुझे लगता है उसलिए गए हैं भीख मांगने, कुछ थोड़े ड्रोन श्रोन रहेंगे तो कम से कम थोड़ा बहुत तो तमाशा करेगा ना। यहाँ पिछली बार भी तो बहुत मारे, मैं यहाँ जम्मू में था, आपने पता नहीं देखा होगा, तो हमारे यहाँ तो पूरा अटैक जिस तरह जो आप देखते हैं ना ईरान में या क्या यूक्रेन में, तो ड्रोन्स का पूरा जबरदस्त यहाँ हमला हुआ था जब सिंदूर 1 हुआ। तो लेकिन हमारा जो वो था एयर डिफेंस सिस्टम, वो इतना इफेक्टिव था, उसने एक्सेप्टिंग 1 ऑड इंसिडेंट जिसमें हमारे एक रजौरी में
एक एडिशनल डीसी मर गया था, उस पे गिरा था ड्रोन। बाकी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने बहुत कोशिश, इन्होंने मिसाइलें भी मारी, इनफैक्ट एक दिल्ली पर मिसाइल मारी थी जो रास्ते में इंटरसेप्ट हो गई। तो इन्होंने यहाँ आर्मी एस्टैब्लिशमेंट पर हमले करने की कोशिश की। इनफैक्ट माई हाउस इज बिटवीन 2 ब्रिगेड्स, तो बेसिकली ब्रिगेड्स पर इसने हमला किया था और नॉर्दर्न कमांड उधमपुर पे भी करने की कोशिश की, कोर हेडक्वार्टर पे भी करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव था। जो आकाश तीर और वो जो मिसाइलें हैं उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज किया। तो इनकी चली नहीं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का कुछ थोड़ा बहुत इनके पास हो ताकि कुछ तो रिस्पांस करना चाहेंगे ना। और ही इज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया कब मुझे ठोक दे, कोई भरोसा नहीं। इधर से थ्रेट देता है कि जो ये जो इंडस वाटर ट्रेटी को हमने इनका पानी रोका, अब तो पानी खुला हो गया, फ्लड्स आ रहे हैं, तो हमने खोल दिए सारे चैनल, पानी तो खुला, अब इसके वहां फ्लड्स आ रहे हैं। लेकिन पहले धमकी दे रहा है कि सूखा पड़ रहा है, तो हमारा अगर आप इसको पानी नहीं छोड़ोगे तो हम मिसाइलों से उड़ा देंगे, हम न्यूक्लियर मिसाइल चलाएंगे, ऐसा ऐसा धमकी देता था। तो पिछले 1 साल से तो बोले जा रहा है। तो इसको पता है कि इसने जरा सा पंगा किया, इसको मार पड़ेगी और अच्छी खासी पड़ेगी। इस बार इंडिया रुकने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूं। जो इस वक्त दिल्ली में सोच है वो रुकने वाले नहीं। इसका मौका देना, पाकिस्तान का टूटना पक्का है। हाँ, देखते हैं कितना ये मांग सकता है। उस वक्त चाइना ने भी इनकी मदद की, सैटेलाइट से पिक्चरें, हमारा एग्जैक्ट लोकेशन दी हमारे जहाजों की, हमारे जो एयर डिफेंस है उन सब की। लेकिन उसके बावजूद भी, इनफैक्ट उन सब के बावजूद जब ब्रह्मोस इन पर पड़ी और इनकी जो खस्ता हालत हुई, तभी ये वहां कितनी बार इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं हाउ मेनी टाइम्स, 60 टाइम्स इन्होंने फोन किया कि बचाओ मोदी। तो ये इनकी हालत थी जी। सर मुझे लगता है पहली बार मैंने कंट्री देखी है जी जो 60 बार वहां पे भीख मांग रहे हो 3 दिन में कि हमें मोदी से बचा लो, और ये क्रिकेट मैच के ऊपर आकर बड़े गर्व से बता रहे थे 6-0। आपने देखा होगा कि 60 बार हम आपके कदमों में गिरे हैं। ये दुनिया में ये पाकिस्तान ही कर सकता है। सर आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे जी कि आप थोड़ा टेबल को टर्न कीजिए। जो हालत आज पाकिस्तान की है, अगर कहीं, मैं वैसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, अगर भारत की इतनी वीक हालत होती जो पाकिस्तान की है, क्या पाकिस्तान हमें छोड़ देता? तो अगर ऐसा है, हमें मालूम है कि दुश्मन है हमें खत्म करने के लिए, ये सामने बैठे हैं, तो मोदी जी इमीडिएटली कोई प्ले क्यों नहीं करते जब हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर फ्रैक्चर्स हैं, या हम और फैक्शंस की या फ्रैक्चर्स की वेट कर रहे हैं? देखो, मैं आपको जवाब इस तरह से दूंगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है जब पूरे भारत की, तो जब भी आक्रांता आए, खासकर मुस्लिम आक्रांता आए, तो हमारे शिवाजी से लड़ाई हुई, या जो क्या नाम था उनका, जिनका चेतक था, राजस्थान के जो किंग थे, उन सब ने इनसे लड़ाई की मुगलों के साथ। और जिसको भी छोड़ा, आप हिस्ट्री में देखिएगा, मैं बता रहा हूं जो इनकी मेंटालिटी है, इनका जिसको भी छोड़ा उस वक्त, उसने आकर शुरा खोबा आपकी पीठ पे। तो मेरे हिसाब से जब भी मौका मिले इनको बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कब आपकी पीठ पे शुरा मारेंगे, यू कैनॉट। और अगर ये आप उल्टा, जैसे आपने कहा, उल्टी स्थिति होती, तो इन्होंने आपको, जिनका माइंडसेट यही है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 काट, गजवा हिंद करना है, भारत को टुकड़े टुकड़े करने हैं। क्योंकि ये मैंने सारा भुगता है, मैं देखा, मैंने हजारों टेररिस्ट से इंटेरोगेशन की, हजारों की। वो तो क्लियरली बोलते हैं कि हमने कश्मीर तो ले लिया, अब हमारी नजरें जो है पूरे भारत पे हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी है, ये उनको सिखाते हैं। जब आपका माइंडसेट इस तरह का हो, जो ये वहां की फौज है पाकिस्तान की, मैं वहां के आम आदमी की बात नहीं कर रहा, वहां की जो फौज है उसने ये माइंडसेट बनाया है। वो उनको जब मौका लगेगा, ये तो उनकी चलती नहीं है। तो चाहे वो 47 की बात हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, ये तो हर बार मार खा गए। चाहे अपने लोगों को बेवकूफ बनाया कि हम जीत गए, भारत ने जंग शुरू की, शुरू हर बार इन्होंने की और हर बार इनको मार पड़ी। लेकिन भारत हमेशा वही गलतियां जो मुगलों के टाइम और उससे पहले के आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रांताओं पर की, वही जो हमारे पुराने पूर्वजों ने की। जिसने छोड़ा, बाद में उसी को, उस बंदे ने दूसरे तरीके से घात लगाकर मारा। तो इसलिए इन पर कोई रहम नहीं करना चाहिए। ये अगर मैंने डिसाइड कर, मैं तो कोई रहम नहीं करूंगा। इनको जैसे ही मौका मिलता है इनको तोड़ देना चाहिए, इनको
क्योंकि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का मतलब ये है, मैं जो हमारी पुरानी गवर्नमेंट्स थी वो कहती थी कि पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान ठीक रहना चाहिए, वहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं मानता उसको। अगर आप इनको रखोगे, ये वो जो कहता था ना जुल्फिकार अली भुट्टो कि हम 1000 साल घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाएंगे ना, और आपको याद होगा उसका डायलॉग। तो ये उस मेंटालिटी के लोग, इनको बख्शना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बलोचियों के लिए बुरी है, पाकिस्तान की फौज की एग्जिस्टेंस, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो बलोचियों के लिए खतरनाक है, वो केपीके लोगों के लिए खतरनाक है, पीओजेके के लोगों के लिए खतरनाक है, और पूरे भारत के खित्ते के लिए खतरनाक है। इन्होंने क्या क्या बांग्लादेशियों के साथ किया, और आज वही बांग्लादेशी आज आपके साथ क्या कर रहे हैं। मैं आप सवेरे आपका प्रोग्राम देख रहा था, वो क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए डोंट ट्रस्ट देम, जस्ट हिट बैक व्हेनेवर यू गेट अ चांस। और इनको इस बार अगर मोदी जी आपकी और मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने पिछली बार भी ट्वीट किया था जिस दिन ये अटैक हो रहा था कि आपने गलत कर दिया, ये यूएसए के इंटरवेंशन से रोक दिया। मेरे पास तो सारे फैक्ट्स नहीं है, यू आर प्राइम मिनिस्टर, यू हैव ऑल द फैक्ट्स, बट इनको सालों को 2-4 दिन ये दिवाली दिखाई ही देनी चाहिए थी। तो मैं वही कहूंगा, अब की बार अगर ये पंगा लेता है, ये फिर इसको रहना नहीं चाहिए। जिस तरह इसराइल करता है ना, तो इस हमास का जो लीडर बनता है वो फिर रहता नहीं। आपने देखा हमास ने 2 साल से कोई अपना लीडर नहीं बनाया, सिनवर के बाद मरने के बाद अब अनाउंस किया किसी को। तो क्योंकि जो बनता था उसको पता है मेरा डेथ वारंट आ गया। जैसे इजराइल ने कहा ऑल हमास पीपल आर वॉकिंग डेड, तो मुझे लगता है भारत को वो सीखना चाहिए, और आसिम मुनीर जैसे आदमियों को सवाल ही नहीं छड़ना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। आई फुली एंडोर्स योर स्टेटमेंट ऑफ योर्स कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है तो चालू कर ही दीजिए, अभी मौका भी सही है। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, आपको मालूम है कि टाइम कब सही है कब गलत है। लेकिन आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, चाइना में बैठा हूं मैं, यहाँ पे मेरे एरिया में किसी पाकिस्तान ने दुकान खोल दी, पाकिस्तानी ने, मैंने 1 महीने में बंद करवा दी। किसी को वहाँ पे सबको बोल दिया कि अगर आप इसकी दुकान में जाएंगे ये तो थूक डालकर खाना बनाता है, कोई गया ही नहीं। एक किसी ने यहाँ पे घर लेने की कोशिश करी तो मैंने मैनेजमेंट को बता दिया कि आपकी 6-6 साल की बच्चियां जो बाहर हैं ये अनसेफ हो जाएंगी, इनकी ये हिस्ट्री है। उन्होंने घर देने से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी में बच्चे इनके पढ़ने आए तो मैंने टीचर्स को जाके बता दिया कि ये जिहादी कैसे टीचर्स को हलाला करते हैं। तो उसके बाद टीचर्स ने भी इन्फॉर्म किया प्रिंसिपल को, इनको वापस डिपोर्ट कर दिया। मैं इनको अपने एरिया में बसने ही नहीं देता। पता नहीं मोदी जी क्यों इनको अभी भी बसने दे रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि आपकी जो सेंटिमेंट्स हैं मैं बिल्कुल उसके साथ एग्री करता हूँ। आई होप मोदी जी लिसन्स टू दिस। सर मज़ा आ गया जिस तरह से आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आज पूरा समझाया कि ये जो गया है वहाँ पर हथियार लेने के लिए, ये हथियार लेने के लिए नहीं, जो पैंट इसकी ढीली और पीली हुई पड़ी है पाकिस्तान के अंदर अपने कंट्री को इकट्ठा करने की, इसके अंदर पावर नहीं रही, इसलिए ये बाहर से ड्रोन लेने गया है। और जब जब ये हथियार लेने जाते हैं या भीख मांगने जाते हैं, इनके लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं इनके हरे से रंग के झंडे के नीचे। वो और कुछ भी नहीं है, एक PR का स्टंट है। बट मोदी जी को मालूम है ये क्या करने जा रहा है। एंड आई होप दिस टाइम पाकिस्तान कुछ हरकत करे, इससे पहले हमें ही कोई हरकत कर देनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे चाइना में बैठकर भी इनके अगेंस्ट हरकतें करता रहता हूँ। सर थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम, धन्यवाद।